आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से चोल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में कई प्रसिद्ध राजवंशों ने शासन किया। उन्हीं में से चोल वंश भी एक था। इनके इतिहास की जानकारी हमें संगम काल के दौरान मिलनी प्रारंभ होती है। संगम काल, जिसका समय 100 से 300 ईस्वी तक का माना जाता है, उस दौरान हमें चोल राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए चोल वंश को संगमकालीन राजवंशों में से एक माना जाता है। उसके बाद 9वीं शताब्दी तक इनका इतिहास अंधकारपूर्ण रहा, यानी कि इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। 9वीं शताब्दी में फिर से चोलकालीन शासकों के बारे में उल्लेख मिलना शुरू होता है। तो दक्षिण भारत का एक बहुत प्रमुख राजवंश था चोल राजवंश। हम थोड़ी भूमिका देख लेते हैं इसकी। चोल दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था और चोल राज्य, यानी कि जो चोल वंश के राजा थे, उनका जो साम्राज्य था वो आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली और तंजौर तक फैला हुआ था। यानी एक काफ़ी बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था दक्षिण भारत में। इनकी पहली राजधानी थी उत्तरी मनलूर। कालांतर में, यानी आगे चलकर, उरेयूर और तंजावुर चोलों की राजधानी बनी। चोलों का शासकीय चिन्ह बाघ था। अब हम देखते हैं चोल राजवंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी किन माध्यमों से हमें चोल राजवंश के बारे में पता चलता है। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलती है। अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि पाणिनि ने लिखा था। उससे हमें चोलों के बारे में पता चलता है। प्राचीनतम चोल शासकों का उल्लेख संगम साहित्य में भी किया गया है। संगम साहित्य की रचना ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में हुई मानी जाती है। 100 से लेकर 300 ईस्वी तक का समय माना जाता है संगम साहित्य का। तो इन प्राचीन चोल शासकों को भी इसी काल का माना जाना चाहिए। चूंकि चोल शासकों का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है, तो जो रचना काल, जो समय संगम साहित्य की रचना का रहा है, वही समय चोलों का भी माना जाता है। तो क्योंकि इनके बारे में कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है कि एकदम नियत तिथि पता चले, तो एक अनुमान लगाया गया है कि जो संगम साहित्य का रचना काल है, वही काल चोल शासकों का भी रहा होगा। संगम युगीन साहित्य में तत्कालीन चोल शासक करिकाल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा और भी स्रोत हैं जिनसे चोलों के बारे में पता चलता है। कात्यायन कृत वार्तिक, यानी कात्यायन की रचना वार्तिक, महाभारत, अशोक के अभिलेख, मेगास्थनीज का वर्णन, टॉलेमी का उल्लेख और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो एक पुस्तक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न बौद्ध और यूनानी ग्रंथों से भी चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। तो कई ऐसे स्रोत हैं जिससे हमें प्रारंभिक चोल शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं चोलों के जो महत्वपूर्ण शासक थे। तो सबसे पहले करिकाल। संगमकालीन चोल शासकों में प्रथम प्रतापी शासक था करिकाल। इसे जले हुए पैरों वाला कहा गया है। संभवतः इसने 190 ईस्वी में शासन किया था। यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अपने पराक्रम से इसने पूरे तमिल प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था। और संगम साहित्य के अनुसार करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर बंदरगाह पुहारपत्तन, जो कावेरी पट्टनम के नाम से प्रसिद्ध है, की स्थापना की थी। तो ये याद रखिएगा कि जो कावेरी पट्टनम या पुहारपत्तन जो एक बंदरगाह है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो करिकाल ने की थी, जो कि चोल शासक था। और इसके अतिरिक्त कावेरी नदी के किनारे बांध का भी निर्माण किया था। इसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी और इसके समय उद्योग और व्यापार उन्नत अवस्था में था। इसने बहुत से लोकहित के कार्य भी किए। तो करिकाल संगमकालीन चोल शासकों में प्रथम प्रतापी शासक था और इसे जले हुए पैरों वाला भी कहा गया है। तो ये याद रखिएगा। ईसा की 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक चोलों का इतिहास अंधकारपूर्ण रहा है। जैसे हम पीछे भी देख चुके हैं कि जो 300 ईस्वी के बाद में 900 ईस्वी तक इनका इतिहास में कुछ भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिससे पता चले।
ऐसा माना जाता है कि संभवतः जो चोल हैं वो पल्लव शासकों के सामंत हो गए थे, यानी कि इनके शासन का अंत हो गया था और ये पल्लवों के सामंत के तौर पर काम कर रहे थे। लगभग 850 ईस्वी में पल्लवों के अवशेषों पर चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ, यानी जब पल्लव शासन का अंत हुआ तो फिर से चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ और चोल नरेश विजयालय ने चोल शक्ति का पुनः उद्धार किया। यानी फिर से हमें 9वीं शताब्दी में चोलों का वर्णन मिलता है और विजयालय एक शासक का नाम मिलता है। 9वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 850 ईस्वी में चोल शक्ति का पुनरुद्धार विजयालय ने किया। इसे चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। पहला माना जाता है करिकाल को और दूसरा विजयालय को। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर को छीनकर उरेयूर के स्थान पर इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। तो चोलों की राजधानी तंजौर जो बनाई थी वो विजयालय ने बनाई। इसके बाद में एक नाम हमें मिलता है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय और श्रीलंका की संयुक्त सेना को हराया और मदुरै कौंड की उपाधि धारण की थी, क्योंकि पांड्यों की राजधानी थी मदुरा और मदुरै को उसने जीत लिया तो मदुरै कौंड यानी मदुरा पर नियंत्रण स्थापित करने वाला मदुरै कौंड की उपाधि धारण की। इसी का एक अभिलेख मिलता है उत्तर मैरूर अभिलेख, उससे चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। अभी आगे हम जब चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो उत्तर मैरूर अभिलेख था परांतक प्रथम का। कालांतर में परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। इससे चोल साम्राज्य को गहरा आघात लगा। परांतक प्रथम के बाद 3 दशक तक चोल साम्राज्य अव्यवस्था और दुर्बलता का शिकार रहा। चूंकि ये जो तक्कोलम का युद्ध था उसमें राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय से पराजित हुआ था और इससे चोल साम्राज्य को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, इसलिए काफ़ी कमज़ोर हो गया था इनका राज्य। फिर एक हमें नाम मिलता है अरिमोली वर्मन अथवा राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के शासन के 30 साल चोल साम्राज्य के सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष थे। इसने राजराज की उपाधि धारण की। राजराज ने पांड्य, चेर और श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया। नौसैन्य अभियान चलाकर मालाबार तट, श्रीलंका और मालद्वीप पर विजय प्राप्त की, यानी भारत की सीमाओं से बाहर भी जो ये आसपास के छोटे छोटे द्वीप थे, देश थे, उन पर भी उसने आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। उसने पहले चेर नरेश भास्कर वर्मन को हराया। इसके बाद पांड्य शासक अमर भुजंग को हराकर मदुरै को अपने कब्जे में किया। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण करके उसकी राजधानी अनुराधापुरम को नष्ट कर दिया। राजराज ने श्रीलंका अभियान में जीते गए प्रदेश का नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा और इसकी राजधानी पोलोन्नरुआ को बनाया और यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इस शिव मंदिर के अवशेष अभी भी वहाँ पर मिलते हैं। अपनी विजयों से राजराज ने विस्तृत चोल साम्राज्य की स्थापना की। उसके राज्य में तुंगभद्रा नदी तक का संपूर्ण दक्षिणी भारत, मालद्वीप, श्रीलंका का उत्तरी भाग सम्मिलित था। आंध्र प्रदेश का शासक भी उसका आधिपत्य स्वीकार करता था और इसकी विजयों का विस्तृत विवरण मिलता है तिरुवालंगाडु ताम्रपत्रों में। जो ये ताम्रपत्र हैं जो कि अभिलेख हैं उसके समय के, तिरुवालंगाडु, उसमें राजराज प्रथम की समस्त विजयों का वर्णन मिलता है। राजराज एक कुशल प्रशासक भी था। उसने स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया। इस उद्देश्य से उसके पुत्रों में सिंहासन के लिए युद्ध न हो, उसने अपने पुत्र राजेंद्र को युवराज बनाया। अक्सर होता है कि राजा की मृत्यु के बाद में जो उसके पुत्र होते हैं उनमें राजगद्दी को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। तो ये संघर्ष ना हो इसलिए उसने अपने पुत्र राजेंद्र को युवराज बना दिया था। ये शैव मत को मानने वाला था और इसी कारण उसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। राजराज एक महान निर्माता भी था। उसने तंजौर में द्रविड़ वास्तुकला शैली के अंतर्गत प्रसिद्ध राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये याद रखिएगा कि जो राजराजेश्वर या जिसे बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है वो तंजौर में बनाया गया था द्रविड़ वास्तुकला शैली में। और किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। उसने चोल अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ करवाने की प्रथा प्रारंभ की। प्रशस्ति यानी होती है
कि राजा की प्रशंसा से शुरू होती है वो, कि उसकी तारीफ करते हुए जो है अभिलेखों की शुरुआत करना, तो ये उसने शुरुआत करवाई थी। वह एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने शैलेंद्र शासक को नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। साथ ही इसके निर्माण में आर्थिक सहायता भी दी थी। राजराजेश्वर मंदिर की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया। यानी ये खुद शैव मत को मानने वाला था, यानी शैव धर्म को, यानी शिव का पुजारी था। लेकिन फिर भी उसने जो शैलेंद्र शासक, यानी जो इंडोनेशिया का शासक शैलेंद्र वंश के राजा थे, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो उन्होंने जब अनुमति मांगी तो उसने नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति भी दी। साथ ही इसने जो राजराजेश्वर मंदिर बनवाया उस पर भी बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण करवाया। तो उससे पता चलता है कि शैव मत का अनुयायी होने के बाद भी ये अन्य धर्मों को भी बराबर सम्मान देता था, यानी धर्म सहिष्णु शासक था। इसके बाद है राजेंद्र प्रथम। राजराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम शासक बना। यह अपने पिता की भांति पराक्रमी और साम्राज्यवादी विचारधारा का शासक था। तिरुवालंगाडु और करंदई अभिलेखों से इसकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अपने विजय अभियान के प्रारंभ में इसने पश्चिमी चालुक्यों, पांड्यों और चेरों को पराजित किया। 1017 ईस्वी में सिंहल यानी श्रीलंका राज्य के विरुद्ध अभियान में इसने वहां के राजा महेंद्र पंचम को पराजित करके संपूर्ण सिंहल राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को अपने अधिकार में किया था। इसने पूरे सिंहल राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर ताम्रपत्रों में इस अभियान का उल्लेख है। इसके बाद उत्तर पूर्वी प्रदेशों को जीतने के लिए इसने विशाल हस्ती सेना का प्रयोग किया। हस्ती सेना यानी हाथियों की जो सेना है उसका इसने प्रयोग किया था। राजेंद्र प्रथम ने कलिंग के शासक तथा बंगाल के पाल शासक को भी पराजित किया। कलिंग यानी जो वर्तमान का ओडिशा है, वहां के शासक, और बंगाल के पाल शासक को भी पराजित किया। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर इसने गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की और इस विजय की स्मृति में कावेरी तट पर गंगे कोंड चोलपुरम नाम की नई राजधानी का निर्माण करवाया। इसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक एक बड़े तालाब का भी निर्माण करवाया था। तो ये याद रखिएगा कि इसने जो गंगा घाटी तक इसने अपने आक्रमण किए और वहाँ पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसने गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की और इसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक एक बड़े तालाब का भी निर्माण करवाया। इसने नौसेना की सहायता से शैलेंद्र शासक को पराजित कर कडारम पर विजय प्राप्त की। इसके राज्य में जावा, सुमात्रा, मलाया और अन्य द्वीप सम्मिलित थे। ये शैलेंद्र शासक में इंडोनेशिया के जो ये द्वीप थे, जावा, सुमात्रा, वहाँ के शासक थे, तो उन पर इसने विजय प्राप्त की और इसके राज्य में जावा, सुमात्रा, मलाया और अन्य अनेक द्वीप सम्मिलित थे। विद्या प्रेमी होने के कारण उसने पंडित चोल की उपाधि धारण की। फिर आता है, वर्णन मिलता है हमें कुलोत्तुंग प्रथम। 1070 ईस्वी में राज्य में हुए जन विद्रोह में भीड़ ने अधिराजेंद्र की हत्या कर दी। इस अशांतिमय स्थिति का फायदा उठाकर पूर्वी चालुक्य वंश का राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल राज सिंहासन पर बैठा। जो चोल शासक था अधिराजेंद्र, उसकी हत्या कर दी थी जन विद्रोह में 1070 ईस्वी में। तो इसी का फायदा उठाकर एक अन्य राजवंश था जो पूर्वी चालुक्य, जो वेंगी के चालुक्य भी कहे जाते थे, उस वंश का राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल राज सिंहासन पर बैठा और इसके बाद वेंगी के चालुक्य और चोल साम्राज्य का एकीकरण हो गया और इसके बाद का जो इतिहास है वो चोल चालुक्य वंशीय इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो कुलोत्तुंग प्रथम वैसे तो वो चालुक्य वंश का था, लेकिन जब चोल राज्य में अशांति चल रही थी तो वो उसका फायदा उसने उठाया और खुद कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठ गया, चोल साम्राज्य की गद्दी पर, और इस तरह से चोल और चालुक्यों का एकीकरण हो गया और आगे का इतिहास चोल चालुक्य वंशी इतिहास के नाम से जाना जाता है। विक्रम चोल के द्वारा अब हम कुछ तथ्य देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। एक शासक हुआ चोल वंश का विक्रम चोल, उसके द्वारा प्रारंभ किए गए चिदम्बरम के नटराज मंदिर नवीनीकरण और विस्तार का कार्य उसके पुत्र कुलोत्तुंग द्वितीय द्वारा पूरा किया गया। तो याद रखिएगा कि जो चिदम्बरम का नटराज मंदिर है
और उसका नवीनीकरण और विस्तार का काम कुलोत्तुंग प्रथम ने पूरा किया। शुरू किया था विक्रम चोल ने। कुलोत्तुंग द्वितीय ने इस मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया था, क्योंकि वह शैव मत को मानता था और वैष्णव मत का विरोधी था। तो कुलोत्तुंग द्वितीय खुद शैव मत को मानने वाला था, इसलिए उसने गोविंदराज विष्णु की जो मूर्ति थी उसको समुद्र में फिकवा दिया था। अंतिम शासक चोल वंश का था राजेंद्र तृतीय। उसने 1279 ईस्वी तक पांड्यों के सामंत के रूप में काम किया और इसके बाद दक्षिण भारत के इस प्रसिद्ध वंश का अंत हो गया। तो अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय और अंत आखिर में उसने पांड्यों का सामंत बन गया वो, और बाद में दक्षिण भारत का ये जो प्रसिद्ध चोल वंश था उसकी समाप्ति हो गई। अब हम देखते हैं चोल प्रशासन। इतिहास में चोलों की प्रसिद्धि का मुख्य कारण ही उनका शासन प्रबंध है। इनके शासन प्रबंध के बारे में चोलों के अभिलेखों से ही हमें जानकारी मिलती है। तो हम देखते हैं इनका प्रशासन कैसा था। सबसे पहले केंद्रीय शासन और शासक। संगम युग के समान चोल शासन काल में भी शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद राजा का होता था। पुराने जमाने में प्राचीन काल में जो भी है वो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, यानी कि राजा ही प्रमुख होता था। तो यहाँ भी सबसे महत्वपूर्ण पद राजा का ही होता था। चोलों ने एक विशाल साम्राज्य पर अधिकार किया था। इनकी एक से अधिक राजधानियां होती थी। राजा अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। चोलों के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बात थी कि केंद्र में कोई भी मंत्री परिषद नहीं होती थी, लेकिन इसके अभाव को दूर करने के लिए राजा की सहायता के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी होते थे। यानी राजा होता था, आमतौर पर राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है, लेकिन चोलों के शासन में मंत्री परिषद नहीं होती थी। लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी होते थे जो कि राजा की मदद करते थे। चोल शासन में प्रशासनिक सेवा का एक सुव्यवस्थित संगठन था और इस विभाग के अध्यक्ष को ओले नायक कहा जाता था। यानी जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते थे उसका एक संगठन हुआ करता था, और ये जो विभाग था प्रशासनिक सेवा का उसका अध्यक्ष ओले नायक कहलाता था। यह राजा का प्रधान सचिव होता था। प्रशासन के जो उच्च अधिकारी थे उनको पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के अधिकारियों को शेरुंदरन कहा जाता था। चोल राजा इस बात का ध्यान रखते थे कि जो नौकरशाही है, यानी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो स्थानीय संस्थाओं के कार्यकलाप में हस्तक्षेप नहीं करे, और इस समय अधिकारियों को वेतन का भुगतान नगद न करके भूमि के रूप में, यानी उनको भूमि दे दी जाती थी, जमीन दे दी जाती थी, उनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था। तो स्थानीय संस्थाओं को काफ़ी शक्तियाँ मिली हुई थी और अधिकारी कर्मचारी भी उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते थे। अब हम देखते हैं सैन्य संगठन। राजा स्थल और जल सेना का प्रधान होता था। चोल सेना विभिन्न दलों में बटी हुई थी। इनकी संख्या लगभग 70 थी, मतलब 70 के करीब दल होते थे। स्थल सेना के 3 प्रमुख अंग थे: गजारोही यानी हाथियों की सेना, अश्वारोही घुड़सवार सेना और पैदल सैनिक। इसके अतिरिक्त धनुर्धर भी होते थे, असीधर के भी दल होते थे। सेना छावनियों में रहती थी जिन्हें कडगम कहते थे। राजा की सुरक्षा के लिए विश्वसनीय अंगरक्षकों का दल होता था। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले को नायक और सेनाध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता था। युद्ध में चोल सेना के द्वारा धर्म युद्ध के नियम का प्रायः पालन नहीं किया जाता था। यानी कि आमतौर पर पुराने समय में जो युद्ध होते थे तो उसमें कुछ नियम होते थे, लेकिन चोल सेना वो जो धर्म युद्ध के नियम, युद्ध को कहा जाता था ना धर्म युद्ध, धर्म के लिए लड़ाई हो रही है, यानी कि अपने उसको रक्षा करने के लिए जो युद्ध होता था, तो लेकिन उसके नियम का पालन नहीं करते थे। साधारण जनता, स्त्रियों और बच्चों को भी युद्ध में चोट पहुंचाई जाती थी। मंदिरों को भी लूट के लालच में तोड़ा जाता था। चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। चोल जो है इतिहास में अपनी नौसेना के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी और इसीलिए हमने देखा कि उन्होंने श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, मलाया वहाँ तक विजय प्राप्त की थी। तो इसमें बड़ी संख्या में इस नौसेना में जहाज और नौकाएं भी थी। बंगाल की खाड़ी चोलों की नौसेना के कारण ही चोलों की झील बन गई थी। तो ये याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था। आय के स्रोत क्या थे चोल शासन के दौरान? तो प्राचीन काल के अन्य राज्यों के समान ही चोल साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था।
भू राजस्व निर्धारित करने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण होता था, वर्गीकरण होता था, नाप-जोख कराई जाती थी, यानी एक पूरा सर्वे होता था कि कैसी ज़मीन है, कितनी है, और फिर भूमि कर निर्धारित होता था। यानी भूमि कर भूमि की उर्वरता, वार्षिक फसल चक्र देखने के बाद निर्धारित किया जाता था कि भूमि उर्वर है या बंजर है और वहाँ पर कितने फसलें ली जाती है उस हिसाब से। संभवतः भूमि कर उपज का 1/3 यानी 1/3 हुआ करता था, जिसे ग्राम सभाएं एकत्रित करती थी। अकाल, बाढ़ या कोई भी विपत्ति आ जाती थी अगर, तो कर में छूट दे दी जाती थी। भूमि कर के अतिरिक्त आय के अन्य स्रोत भी थे। व्यापारियों, सुनारों, बुनकरों पर विभिन्न कर लगाए जाते थे। खानों, वनों, नदियों, तालाबों और बाजारों पर लगे हुए कर से राज्य की पर्याप्त आय होती थी। शासक जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते थे, वहाँ पर लूट मार से भी अपनी आय बढ़ाते थे। वहाँ पर जो धन लूट कर लाते थे, उससे भी इनकी आय बढ़ती थी। तो बहुत सारे स्रोत थे आय के। अब सार्वजनिक व्यय क्या होता था? तो चोल साम्राज्य के आय का प्रमुख भाग सेना, नौसेना और नागरिक प्रशासन पर खर्च किया जाता था। सार्वजनिक हित के कार्यों पर भी बहुत खर्च होता था। सड़कों, पुलों, नावों का प्रबंध करने में व्यय किया जाता था। सिंचाई का अच्छा प्रबंध करने में बड़ी मात्रा में धन व्यय किया गया था। चोल शासकों द्वारा अनेक नहरें बनवाई गई, तालाब बनवाए गए, कुएं खुदवाए गए। चोल शासक मंदिरों को भी बहुत दान देते थे। तो विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय होता था। प्रांतीय शासन कैसा था? तो प्रशासन की सुविधा के लिए जो संपूर्ण चोल साम्राज्य था उसको प्रांतों में बांटा गया था। इन प्रांतों को कहा जाता था मंडल। यहाँ का प्रशासन प्रायः राजकुमार देखते थे, यानी जो राजा के पुत्र होते थे वही प्रांत का प्रशासन देखते थे। तो चोल साम्राज्य बटा हुआ था प्रांत में, जो कि मंडलम या मंडल कहा जाता था। ये मंडलम बटे हुए थे वलनाडु। वलनाडु समझ लीजिए कि आज की जो कमिश्नरी है यानी संभाग है, उसकी तरह होते थे। वलनाडु बटे होते थे नाडु में, जो कि वर्तमान की जिला आप कह सकते हैं उसे। नाडु में कुर्रम होते थे, जो कि ग्राम समूह होते थे, यानी इसके अंदर गांव के समूह सम्मिलित होते थे। तो चोल साम्राज्य बटा था मंडलम में, मंडलम वलनाडु में, वलनाडु नाडु में, और नाडु के अंतर्गत आते थे कुर्रम, जो कि गांव के समूह होते थे। अब हम देखते हैं स्वशासन व्यवस्था। स्वशासन व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसको लेकर परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि चोलकालीन जो स्वशासन व्यवस्था का वर्णन करिए या स्थानीय शासन का वर्णन करिए। तो क्योंकि स्थानीय स्वशासन जो है चोल प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गांव से लेकर प्रांत तक स्वशासन की संस्थाएं होती थी, जो कि शासन का कार्य देखती थी। नाडु की जो स्थानीय सभा थी उसको नाटुर कहा जाता था। नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। यानी जो गांव थे उनका स्वरूप एक लघु गणतंत्र जैसा होता था। यानी कि जो गांव है वहीं के लोग, गांव और नगर के लोग थे, उन्हीं से मिलकर सभाएं बनती थी, अलग अलग संस्थाओं का गठन होता था और वही वहाँ का प्रशासन देखते थे। यानी कि राजा का हमने पीछे भी अभी देखा कि जो अधिकारी कर्मचारी होते थे वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे स्थानीय संस्थाओं के कार्य में। जब आवश्यक होता था तभी वो हस्तक्षेप करते थे। तो ये वही संस्थाएं थी, ये खुद ही वहाँ का प्रशासन देखती थी। इवन टैक्स कलेक्शन का काम भी ये ग्राम सभाएं ही करती थी। तो इस तरह से गांव में, शहरों में, नगरों में एक पूरी स्वशासन व्यवस्था बनाई हुई थी चोलों के समय में। तो जो गांव थे वो एक तरह से लघु गणतंत्र थे। चोल साम्राज्य में गांव दो प्रकार के होते थे। साधारण गांव जिनकी संस्था को उर कहा जाता था। कुछ गांव ऐसे होते थे जो ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे और कर मुक्त होते थे, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। उन्हें कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम। इनकी संस्था को सभा कहा जाता था। साधारण गांव की सभा को कहा जाता था उर, और जो चतुर्वेदी मंगलम थे इनकी संस्था को कहा जाता था सभा। इन संस्थाओं में जनतंत्रात्मक कार्यप्रणाली प्रचलित थी। ये संस्थाएं अपना काम अनेक समितियों के द्वारा करती थी। इन समितियों को वेरियम कहते थे। प्रत्येक समिति में निर्वाचित सदस्य होते थे, यानी कि सदस्यों को चुना जाता था। निर्वाचन के लिए गांव को 30 भागों में विभाजित कर देते थे
और प्रत्येक भाग के निवासी कुछ व्यक्तियों को चुनते थे। यानी एक तरह से जैसे आज चुनाव चुनते हैं लोग अपने नेताओं को, उसी तरह का कुछ मिलता-जुलता सा स्वरूप था। एकदम वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी जो सदस्यों को निर्वाचित करते थे गाँव के लोग। चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ योग्यताएँ थी, जैसे कि उनकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच हो, वह कम से कम 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो, वैदिक मंत्रों व ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञाता हो और उसका अपना मकान हो। इसके अतिरिक्त कुछ अयोग्यताएँ भी थी, जिसके आधार पर किसी भी उम्मीदवार को समिति की सदस्यता से वंचित किया जा सकता था। यानी वो चोरी का अपराधी या व्यभिचारी हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। जो विगत 3 वर्षों से किसी भी समिति का सदस्य हो तो वो नहीं लड़ सकता था। जो समिति में रहा हो और अपने विभाग का आय-व्यय का विवरण स्पष्टतः नहीं दे सका हो, वो भी नहीं लड़ सकता था। तो कुछ योग्यताएँ भी थी और कुछ अयोग्यताएँ भी थी। ये जो निर्वाचित सदस्य थे इनसे अलग-अलग समितियाँ बनाई जाती थी, जैसे गाँव की स्थायी समिति, कृषि समिति, उपवन समिति, तालाब समिति और अन्य कई समितियाँ बनाई जाती थी, जो अपने-अपने विभाग का प्रशासन और काम सुचारू रूप से चलाती थी। ग्राम सभा के कई कार्य थे, जैसे कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए चिकित्सालय और मठों की स्थापना करना, यानी उनके स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय बनाना, शिक्षा के लिए मठ बनाना, भूमि कर को इकट्ठा करके राजकोष में जमा करना, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, न्याय संबंधी काम करना, सार्वजनिक संस्थाओं और मंदिरों की देखरेख करना, सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों, बगीचों के निर्माण के लिए गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। तो बहुत सारे ये काम समितियाँ करती थी। जो सार्वजनिक भूमि थी जो भी गाँव की नगरों की भूमि होती थी, वो महासभा के अधिकार क्षेत्र में होती थी। महासभा ग्रामवासियों पर कर लगाने, वसूलने, बेगार लेने का अधिकार रखती थी। महासभा वर्ष में एक बार केंद्र सरकार को कर देती थी और महासभा के आय व्यय का निरीक्षण केंद्र सरकार के अधिकारी करते थे। बाकी वो हस्तक्षेप नहीं करते थे। ग्राम सभाओं को यद्यपि स्वायत्त शासन के अधिकार प्राप्त थे, राज्य उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था, पर सतर्कता और ग्राम सभाओं की सहायता के लिए उनके ऊपर राज्य के कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जैसे कि 2 ग्राम सभाओं में विवाद हो गया या कोई अनियमितता हो गई, तो फिर राज्य ग्राम सभाओं के मामलों में हस्तक्षेप करता था और उनको दंडित भी करता था। ग्राम सभाओं की बैठक गांव में मंदिर के वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित उत्तर मेरूर के सुंदर वरदराजा मंदिर की दीवारों पर लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा ग्राम सभा का वर्णन है। ये जो भी हमने देखा ना स्थानीय स्वशासन, इसका वर्णन हमको चोलकालीन एक अभिलेख है जो कि हमने देखा था परांतक प्रथम के समय का, उत्तर मेरूर का अभिलेख जिसे कहते हैं। तो ये कहाँ लिखा गया? उत्तर मेरूर में एक सुंदर वरदराजा का मंदिर है, उसकी दीवारों पर ये सारा कुछ वर्णन मिलता है कि इसमें चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक योग्यता, चुनाव की विधि, चयनितों का कार्यकाल, उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराए जाने की परिस्थितियाँ, और अगर कोई जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं करता है तो लोगों के उन अधिकारों का भी इसमें वर्णन है कि जिसके तहत वो अपने जनप्रतिनिधि को वापस बुलवा सकते हैं। तो ये सारा कुछ वर्णन हमें मिलता है उत्तर मेरूर का जो अभिलेख या उत्तर मेरूर का सुंदर वरदराजा मंदिर की दीवारों पर लिखा गया है ये अभिलेख। अब हम देखें चोलकालीन न्याय व्यवस्था को। तो चोल काल में उच्च कोटि की न्याय व्यवस्था थी। मुकदमों का निर्णय करने का अधिकार स्थानीय संस्थाओं को था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। चोल अभिलेखों में राजा का अंतिम न्याय प्राप्त करने के स्थान के रूप में उल्लेख है। इस समय दंड व्यवस्था उदार थी। आर्थिक दंड और सामाजिक अपमान का दंड दिया जाता था। आर्थिक दंड काशु जो यानी मुद्रा में देना होता था। संभवतः काशु सोने के सिक्के को कहते थे। तो एक उच्च कोटि की न्याय व्यवस्था चोल काल के दौरान थी। अब चोल कालीन जो समाज है उसके स्वरूप को अगर हम देखें तो चोल काल में जाति व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण एवं वेल्लाल, जो कि वेल्लाल होते थे शूद्र वर्ग के बड़े भूस्वामी, उनका सर्वोच्च स्थान था। समाज 2 वर्गों ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में विभाजित था। ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहते थे।
इस समय कुछ विशेष अधिकार प्राप्त औद्योगिक वर्ग भी थे, जैसे वलंगई, जिन्हें दक्षिण वर्गीय, और इडंगई यानी वाम वर्गीय कहा जाता था। दक्षिण वर्गीय जो जातियां थी यानी जो वलंगई थे वो मुख्यतः कृषक और श्रमिक जातियां होती थी, और वाम वर्गीय यानी इडंगई जो है वो हस्तशिल्पकार या दस्तकारों की जातियां होती थी। इस काल में क्षत्रिय और वैश्य वर्ग का अस्तित्व नहीं था। समाज में कुछ वर्गों को अछूत यानी परैया माना जाता था। देखिए, ये जो उत्तर उत्तर भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी ना, दक्षिण भारत के का समाज इससे काफ़ी अलग था। उसका स्वरूप अलग रहा है। यानी जो एकदम शुरुआत में जो उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था मौजूद थी कि समाज जो है वर्ण में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एकदम वैसी ही व्यवस्था दक्षिण भारत में प्रारंभ में नहीं थी। बाद में धीरे धीरे उत्तर भारत की वर्ण व्यवस्था का प्रभाव वहाँ भी हुआ और वहाँ भी समाज का विभाजन हुआ, लेकिन शुरुआत में उसका स्वरूप उत्तर भारत से काफ़ी अलग था। तो चोल काल में भी हमको ये देखने को मिलता है कि जैसे यहाँ क्षत्रिय और वैश्य वर्ग का अस्तित्व नहीं था, यहाँ पर समाज का विभाजन कुछ अलग तरह से था। इस काल में स्त्रियों की स्थिति उत्तर भारत की तुलना में बेहतर थी। उच्च कुल की स्त्रियां प्रशासन से संबंधित थी, और किंतु सती प्रथा और देवदासी प्रथा जैसी कुरीतियां भी वहां पर मौजूद थी। धार्मिक स्थिति को अगर हम देखें तो चोल काल में शैव और वैष्णव मतों का व्यापक प्रचार हुआ। इन मतों के प्रचार में शैव नयनार और वैष्णव अलवार संतों ने प्रमुख भूमिका निभाई। ये नाम याद रखिएगा, जो नयनार संत थे वो शैव धर्म से जुड़े हुए थे, और जो अलवार संत थे वो वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि शैव, नयनार और वैष्णव, अलवार। तो इन्होंने शैव और वैष्णव मतों का प्रचार किया वहाँ पर दक्षिण भारत में। अधिकतर चोल शासक शैव मत को मानने वाले थे, उन्होंने शैव मत का ही प्रचार किया। राजराज प्रथम के काल में शैव मत अपने चरम पर पहुंच गया। जो ये तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है वो शैव मत का ही है, और उसमें उसका निर्माण करवाया राजराज ने, और शिव पाद शेखर की उपाधि धारण की। चोल काल में वैष्णव मत के प्रसिद्ध आचार्य रामानुजाचार्य थे। उन्होंने कुलोत्तुंग द्वितीय द्वारा जो चिदम्बरम मंदिर से गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंक देने के बाद उसे वहां से उठाकर तिरुपति के विशाल वैष्णव मंदिर में स्थापित करवाया। तो ये हम पीछे देख चुके हैं कि कुलोत्तुंग द्वितीय, जो कि खुद शैव मत को मानता था, उसने गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। तो रामानुजाचार्य ने उस मूर्ति को वापस से वहां से निकलवाया और तिरुपति के वैष्णव मंदिर में स्थापित करवाया। साहित्य को देखें चोलकालीन, तो चोल काल में तमिल भाषा और साहित्य का खूब विकास हुआ। इस काल के अधिकांश ग्रंथ और अभिलेख तमिल भाषा में ही हैं। चोल काल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल है। इस काल में के साहित्य में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों ने समान योगदान दिया। तमिल कवियों में प्रसिद्ध थे जयंगोंदार, इन्होंने कलिंगत्तु पर्णी नामक ग्रंथ की रचना की। कवि कंबन की कृति है कंबन रामायण, इसको तमिल साहित्य का गौरव ग्रंथ माना जाता है। प्रियपूर्णम या शेखर की एक रचना है तिरुटोंडपूर्णम, इसे पांचवा वेद कहा जाता है। इस काल के अन्य रचनाएं हैं शेक्किलार द्वारा रचित पेरिय पुराणम, पुलगेंदी का नलवेम्ब, जैन विद्वान तिरुत्कदेवकर का महाकाव्य जीवक चिंतामणि, तोलोमोक्ति का शूलमणि, पवनांदी का व्याकरण ग्रंथ नन्नुल, अमृत सागर की काव्यादर्श। ये कुछ रचनाएं हैं जो कि जिनकी रचना चोल काल के दौरान हुई थी। कला और स्थापत्य को देखें तो चोल शासकों के समय द्रविड़ स्थापत्य कला अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई है। जब हमने प्राचीन भारत में वास्तुकला का विकास देखा तो देखा था कि द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत में कैसे हुआ। तो चोल शासकों के समय द्रविड़ स्थापत्य कला अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई थी, और द्रविड़ शैली के अंतर्गत अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। प्रारंभिक मंदिरों में तिरुकट्टलाई का सुंदरेश्वर मंदिर, नरतमलाई का विजयालय चोलेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। तंजौर में स्थित राजराज प्रथम द्वारा निर्मित बृहदीश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर को चोल कला का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इसमें द्रविड़ कला शैली का पूर्ण विकास देखने को मिलता है। इसका निर्माण लगभग 1003 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसे बनने में 8 वर्षों का समय लगा। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। पर्सी ब्राउन ने इस मंदिर की बहुत प्रशंसा की है। पर्सी ब्राउन एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने जो ये राजेंद्र प्रथम ने जो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया उसकी काफ़ी तारीफ की है।
इसके अतिरिक्त चोल काल में ऐरातेश्वर मंदिर, सुब्रमण्यम मंदिर, कंपहरेश्वर मंदिर आदि का भी निर्माण हुआ। स्थापत्य के साथ ही चोल काल में मूर्ति कला का विकास भी हुआ। इस काल में धातुओं की मूर्तियों में नटराज शिव की कांस्य मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। ये एक बहुत प्रसिद्ध मूर्ति कला की शैली है, जो कि जिसमें कांस्य मूर्ति, नटराज की शिव मूर्ति, इसका विकास जो है चोल काल के दौरान हुआ। शिव मूर्ति के अतिरिक्त पार्वती, स्कंद, कार्तिकेय, गणेश आदि शैव देवताओं की भी कांसे की मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो याद रखिएगा, नटराज शिव की कांस्य मूर्ति के जो शैली है उसका विकास भी चोल काल के दौरान हुआ था। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।